हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम गुरु। हम लोग जा रहे हैं एफएसटी का सॉल्यूशन करने। होप कि आप लोगों ने पेपर दिया होगा, बहुत अच्छा करा होगा। मैं हूं आपकी मेंटर शाहिन खान। देखिए, इसके आगे का सर ने आपसे कराया होगा 151 से अपन लोग करते हैं। विच स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट फॉर हर्बेरियम। यहाँ पे लिविंग वर्ड का पहला ही सवाल है। इसमें क्विक रेफरल सिस्टम देता है बेटा, एग्जैक्टली देता है। ड्राई गार्डन होता है। हाँ देखिए, इसमें एक हम सीड बनाते हैं क्विक रेफरल सिस्टम में, और उसमें जो भी स्पीसीज होती है उसको हम प्रिजर्व करके चिपका के रखते हैं। इसमें लिखते क्या है, इसमें होता है नेम, साइंटिफिक नेम होता है उनका, लोकल नेम होता है। अच्छा, जिसने कलेक्ट किया है उसका नेम होता है कलेक्टर्स नेम, एंड डेट और प्लेस होता है। ठीक, अच्छा, इन सारी चीजों को ही हम बोलते हैं क्विक रेफरल सिस्टम। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड एनिमल स्पेसिमेन। देखिए, इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा आंसर यही जाएगा, ये अपना सही होगा। अच्छा, ड्राई प्रिजर्व आपने नहीं पढ़ लिया, तो 151 का थर्ड आंसर होगा अपना। हाँ, आइए अब देखते हैं, ये हमारा दूसरा सवाल है। नेक्स्ट 152 सॉरी। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द बिलो फिगर। देखिए, हाँ अभी कुछ सालों से वैसे फिगर पे सवाल कम बन रहे हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं आ सकता। ये हमारा क्या होता है, ये है डायनोफ्लेजलेट और ये है स्लाइमोइड्स। तो हमारा आंसर जा रहा है इसका 4। ठीक, 153। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें गलत पूछा है। फाइकोमाइसिटिस, इसका याद रखिए PARM। म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो राइजोपस है। एस्कोमाइसिटिस CAN, हाँ क्लेस्कस न्यूरोस्पोरा होता है। अच्छा, ये ड्यूट्रोमाइसिटिस में होता है ACT, मतलब अल्टरनिया जो होता है हमारा ड्यूट्रोमाइसिटिस में आता है। और बेसिडोमाइसिटिस का मैं एक निमोनिक्स आपको बता रही हूँ, BAPU बापू। देखिए, बेसिडोमाइसिटिस B से हो जाएगा, हमारा A से होता है अगैरिकस, P से होगा पक्सीनिया और U से होगा यूस्ट्रेलिया। ठीक, तो गलत कौन सा हो गया बेटा, गलत हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सॉरी, आप लोग जिन्होंने ये नोट नहीं किया है वो नोट कर लें। इसका हो जाएगा CAN BAPU ACT। ये निमोनिक्स है और एज इट इज एग्जाम्पल्स आपके NCERT में दिए हुए हैं। ये निमोनिक्स है, आप लोग नोट कर लें। होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा। इसके बाद से हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इसमें हमसे पूछा हुआ है 154, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट मर्केंसिया। मर्केंसिया के बारे में पूछा हुआ है। इसका थैलस क्या होता है, ऑब्वियसली लिवर से थैलस होता है, हमने देखा हुआ है। डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस गिविंग वेंट्रल होता है। राइजॉइड्स होते हैं, स्केल्स होता है। स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल से बना होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें ये होता है कि चारों पॉइंट्स याद हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के लिए कौन सा सही नहीं है। देखिए, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसको बोलते हैं। देखिए, इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि ये दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी और उसमें। अच्छा, दे शो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है। जाइगोट अंडरगो मियोसिस प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। अच्छा, ये हमारा गलत है। स्पोर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है गैमेटोफाइट, तो इसका हमारा जाएगा 155 का। इसके बाद से हम करते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें देखो फ्रूट पल्प जनरली मेड ऑफ। देखिए, जब ये आपने पढ़ा होगा ना कोलेनकाइमा पेरेनकाइमा, तो इसमें डायरेक्ट ये NCERT की लाइन का सवाल है, तो इसका आंसर जाएगा स्केलेनकाइमा। देखो बेटा, ये हमारा which of the following option the correct categorization of 6
प्लांट अकॉर्डिंग टू द फैमिली ABC। अच्छा, फेबिएसी दिया है। फेबिएसी में क्या आता है? फेबिएसी में सोयाबीन भी आता है, सेसबेनिया भी आता है। ये क्या होता है? ये होता है फूडर, और ये एडिबल ऑयल होता है। हाँ, लिलिएसी में टोबैको नहीं आएगा। टोमेटो और टोबैको किस में आता है बेटे? टोमेटो एंड टोबैको आता है हमारा सोलेनेसी में। तो ये रहा, और लिली एंड ग्लोरियोसा ये रहा। तो इसका 157 का आंसर हमारा जाएगा थर्ड, सेसबेनिया, सोयाबीन। ओके, हाँ, कि सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अच्छा बेटे देखो, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, देखिए ऑब्वियसली होता है, हम बता रहे हैं आपको, डीएनए से एमआरएनए के बनने को क्या कहते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन के बनने को हम बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक। अच्छा, ये अगर उल्टा हो जाए तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से डीएनए बन गया तो इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो मेरा मानना है कि अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो और खास करके फुल सिलेबस कर रहे हो तो आपको जितने भी ऑप्शन है सबके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अच्छा, और डीएनए से डीएनए को बनने को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, जो कि एस पेज में होता है। तो इसका करेक्ट, हाँ, जाइगोटिन कियास्मेटा में होता नहीं है। लास्ट टेस्ट में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि इसमें 3 होता है, और अभी आपके स्टार्टिंग के पार्ट में सर ने भी बताया होगा ये सारे, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो एस पेज में होता है बेटा वो आपका डीएनए रेप्लिकेशन जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज स्वेल्ड। देखो बेटा ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है? लास्ट टाइम में मैंने तीनों को अलग अलग कैटेगराइज करके बताया था कि हाइपोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है और आइसोटोनिक क्या है। फिर मैं बता रही हूँ आपको, हाइपोटोनिक में आप नोट करके लिख लीजिए अपने वही एनसीईआरटी में ऊपर हाशिए में आप नोट करके लिख लीजिए, इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन is more diluted than cytoplasm of cell। अब क्या होगा? जब डाइल्यूटेड है तो मतलब क्या हो रहा है कि सेल उसमें डिफ्यूज हो रहा है। बेटा जब सेल डिफ्यूज हो रहा है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एंडोस्मोसिस। और जब इसमें जाएगा तो सेल का हो जाएगा, सेल हो जाएगा, पानी जब जाएगी तो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से डीपीडी ऑफ द सेल। हाँ, तो हमेशा क्या होता है, वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो हाई डीपीडी टू लो डीपीडी जाता है और ये डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर नंबर फर्स्ट, ऐसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिए, ये एक्चुअली लिख लीजिए आप, इसके बाद लिख लो आप। हाँ, 159 हम लोगों ने किया था, एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो मोर डाइल्यूटेड इन साइटोप्लाज्म एक्सॉस्मोसिस होता है। इसको एक बार आप लोग नोट कर लें। हो गया होगा बेटा, होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ये ऑस्मोसिस वाला और ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक वाला बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो एक बार इसको देखिए। हाँ, इसके बाद से क्या है, ग्लाइकोलिसिस का है। देखिए आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन होता कहाँ है बेटा? ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये याद रखिएगा। ग्लाइकोलिसिस जो होता है आपका साइटोप्लाज्म में होता है। हाँ, एनारोबिक और एरोबिक दोनों में होता है जी, बिल्कुल। पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, 2 मूलक पायरुविक एसिड बनते हैं, जिन लोगों ने भी याद किया होगा, सीरीज बनाकर उसमें दिया होगा। अच्छा, इसमें 2 ATP नहीं, इसमें कितना बनता है बेटा? 4 ATP बनता है ना, डायरेक्टली जो होता है वो 4 ATP बनता है। तो इसमें हमें पूछा भी क्या, रॉन्ग पूछा, तो इसका आंसर जाएगा 4।
अच्छा, इसके बाद से क्या है An environment is facing less availability of CO2 and light. When light intensity was increased, there was no change in the rate of photosynthesis. But when CO2 concentration was increased, the rate of photosynthesis increased. This so that देखिए इसमें तो साफ साफ दो फैक्टर की बात किया है, मैं यहाँ से यहीं से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। दो फैक्टर है, एक CO2 और दूसरा लाइट है। साफ साफ कह रहा है कि अगर लाइट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो हमारे फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे हम CO2 को बढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब इनडायरेक्टली वो बता रहा है कि इसमें लिमिटिंग कौन सा है। तो हमने साफ साफ लिखा हुआ है CO2 कैन इन्फ्लुएंस द, हाँ हो जाएगा, ऑब्वियसली होगा। तो दिस इज सो दैट CO2 क्या हो जाएगा बेटा, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, बिकॉज क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है अफेक्ट नहीं कर रहा है, लाइट जो है अफेक्ट नहीं कर रहा है फोटोसिंथेसिस को, बढ़ाने पे भी फोटोसिंथेसिस एज इट इज हो रहा है। तो हमारा आंसर जाएगा थर्ड। देखो बच्चे, अब 162 है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर। इसमें हमको सही चूज करना है। जिंक इज द हेल्प ऑफ मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, ये नहीं होगा। जिंक क्या करता है, जिंक जो है देखो, जिंक जो है वो हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का सिंथेसिस करता है। अच्छा, इसमें कैल्शियम नहीं होगा, ये क्या होता है बेटा, पोटेशियम होता है, यहाँ पे होगा पोटेशियम। तो हमारा आंसर जाएगा इसका 2। 163 देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, हाई स्टैंडिंग क्रॉप प्लांट फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट द लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप। अच्छा, फाइटोप्लैंक्टन हैव द शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द जू प्लांट। ओहो, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया। देखिए, हाई स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट अ लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन। ये देखिए बेटे, अल्टरनेट हो गया, ये आगे पीछे हो गया, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन्स आर द शॉर्टर लाइफ स्पैन इन हाई रिप्रोडक्टिव रेट। 163 का हमारा दोनों इसका क्या होगा, वनली बी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर ये टर्म्स यहाँ होता है कि हाई स्टैंडिंग ऑफ जू प्लैंक्टन ऑफ द सपोर्ट द लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप, तो ये सही हो जाता हमारा। अच्छा, इसके बाद 164 नंबर है, मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी इज फाउंड इन अ ट्रॉपिकल रीजन। ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, एवोल्यूशनरी टाइम के साथ साथ कांस्टेंट होता है यहाँ का इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। अब होता है क्या है कि इन्वायरमेंट जो होता है कांस्टेंट होता है, मतलब सर्वाइविलिटी यहाँ पे ज़्यादा ईजी होती है, तो ये हमारा जाएगा नंबर 1। बोथ ऐसे रीजन है ट्रू, बट रीजन ये नहीं होगा, हमारा यही जाएगा नंबर 1। अच्छा देखिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। बायोमैग्निफिकेंट इज अ नेचुरल एजिंग ऑफ लेग बाय द न्यू। देखो बेटे, यहाँ पे ये शब्दों से खेल गया है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, आपने डीडीटी वाला एग्जांपल पढ़ा है ना, बायोमैग्निफिकेशन वो है, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना ऑन द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में, ये बायोमैग्निफिकेशन होता है। और नेचुरल एजिंग ऑफ लेग क्या होता है, यूट्रोफिकेशन। ठीक, यहाँ से आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गया, बायोमैग्निफिकेशन क्या है और यूट्रोफिकेशन क्या है। नेचुरल एजिंग ऑफ लेग होता है, और बायोमैग्निफिकेशन टॉक्सिक सब्सटेंस का इंक्रीज होना सक्सेसिव लेवल में। अच्छा, इसके बाद से लिखा आफ्टर CFCs द मेजर काज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। बेटा एक बात बताओ, ग्रीन हाउस गैस होता कौन कौन सा है, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ। ग्रीन हाउस गैस क्या क्या होता है बेटा, हमारा CO2 होता है, CH4 होता है, CFCs होता है, और क्या होता है, N2 होता है। ठीक, अच्छा ये कितना होता है, ये आपका 60% होता है, ये आपका 20% होता है, ये आपका 14% होता है, और ये आपका 6% होता है। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है ये, यहाँ पे भी देखिए ठीक वही शब्दों से खेला है। CFCs द आफ्टर CFCs मीथेन, जबकि ये
मीथेन इससे पहले होगा। तो ये हमारा ओजोन इज अ पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर, ये सही है। और थिकनेस ऑफ ओजोन को डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। ये दोनों एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, तो इससे हमारा आंसर जाएगा थर्ड। अच्छा, ये जरा एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, ये बायोमैग्निफिकेशन सक्सेसिव ट्रॉफिक में और यूट्रॉफिफिकेशन नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, ये जरूर तैयार रखें। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमारा पूछा है पीलियोट्रॉपिक, वन जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर, ऑब्वियसली मेनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, तो क्या हो जाएगा पॉलीजेनिक। और वन जीन कंट्रोल, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है फेनिलकीटोन्यूरिया। ठीक, तो इसका आंसर हमारा जाएगा नंबर 1। ठीक, इसके बाद से क्या है करेक्टली मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसमें क्या दिया हुआ है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, राइजोबियम, साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज। अच्छा, मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, क्लॉट बस्टर में यूज करते हैं, इसका क्या था, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, हाँ सही है। तो हमारा सी का जा रहा है 4, सी का जा रहा है 4 एंड डी का जा रहा है 2। सी का जा रहा है 4, इसमें भी सी का 4 है और इसमें भी सी का 4 है, बाकी तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये होगा ही नहीं। अब इसमें डी का जा रहा है 2 और इसमें जा रहा है डी का 1। देखिए, अगर हम एग्जाम में बैठे हुए तो हमारा यहीं से काम हो गया, आगे हमको नहीं चेक करना है। लेकिन अभी हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें सारे ऑप्शन देखने हैं। डी का 2, इसके बाद से हमारा क्या हो रहा है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज बायो कंट्रोल एजेंट होता है और राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर होता है। तो हमारा आंसर जाता है इसका राइजोबियम जो होता है बायो कंट्रोल एजेंट होता है, और 3 एंड बी का 1, हाँ सही लगा है। 168 कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म, ये एज इट इज एनसीईआरटी का सवाल है, प्लाज्मोडेस्माटा होगा। हाँ, ये भी एकदम से लाइन से आया हुआ है। C4 and C3 प्लांट शो द सैचुरेशन ऑफ कार्बन फिक्सेशन रिस्पेक्टिवली एट द अबाउट, इसका भी एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। 360 माइक्रोमीटर ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अच्छा, जब फैट ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है, फ्री फैटी एसिड एंड 3 मोल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड कार्बन एंड प्रोटीन डीएमिनेशन होता है। इसका बहुत अच्छा सा साइकिल बना के दिया, और ये सब ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए, जिसको हम लोग लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा हमारा 4। ये सेम एनसीईआरटी की लाइन से आए हुए सवाल है। ये भी देखिए एनसीईआरटी का एक्स वाई एंड जेड। एक्स क्या है, स्पीसीज रिचनेस, वाई आपका हो जाएगा एरिया। इसमें पूछा क्या क्या है, एक्स होगा एरिया, नहीं एक्स होगा एरिया, ये भी गलत है। एक्स होगा स्पीसीज रिचनेस। अच्छा, वाई होगा एरिया और जेड होगा स्लोप ऑफ कर्व, तो इसका ऑप्शन जाएगा हमारा 4। हाँ, ये देखो बेटा, ये हमारा हेमिकॉर्डेटा का फिगर है, ये होता है प्रोबोसिस, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ये होता है ट्रंक। ये फिगर भी बना के दिया हुआ है, तो इसका हमारा जाएगा ब्लेनोग्लोसिस एंड हेमिकॉर्डेटा। इसके बाद से मैचिंग वाला सवाल है मैगजीन। देखो, यूरोकार्डेटा में हमारा एग्जांपल होता है उदास, यू से यूरोकार्डेटा, डी से डोलियोलम, ए से होता है एसिडिया और एस से होता है सल्फर। ठीक, तो हमारा इसमें दिया हुआ है सल्फर क्या हो जाएगा, यूरोकार्डेटा। फेलिस और कैनिस भी अगर इसमें आ जाए, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये सारे मैमेलिया में जाते हैं। अपेंडाइटिस, जिसको फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं, पेंगुइन भी बोलते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड।
ये किस में जाएगा बेटा, ये आएगा आपके एल्प्स में। और मैगजीन्स ये साइक्लोस्टोमेटा, इसको हैगफिश भी कहते हैं, और पेट्रोमाइजिन भी इसका एग्जाम्पल होता है। तो अब हम इसमें मैचिंग कर लेते हैं। 4 का हमारा गया है सी, तो ये होगा आंसर। अब इसको नोट कर लीजिए एक बार अपने वही एनसीईआरटी में, ये निमोनिक्स है यूरोकार्डेटा में, इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। 173 के बाद से हमारा सवाल आ जाता है, मैकेनिज्म ऑफ विजन एक्शन पोटेंशियल इज डेवलपमेंट। देखिए बार बार लास्ट टेस्ट में भी इसके सवाल थे आइस से, और इस बार भी आया। तो इसमें क्या होगा, ये मैकेनिज्म ऑफ विजन में साफ साफ दिया हुआ है, गैंग्लियोनिक लेयर जो होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल में हेल्प करते हैं। पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना नहीं होगा, पिगमेंट और फोटोरिसेप्टर सेल भी नहीं होंगे, ऑप्टिक नर्व भी नहीं होगा। ठीक, इसके बाद से क्या दिया होगा, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है बेटा। एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ द ब्लड फिल्टर बाय द पर मिनट, मतलब ये जीएफआर की बात कर रहा है। वासर एक्स्ट्रा अब्सेंट और हाईली रिड्यूस टू क्रोटिकल। अच्छा, क्रोटिकल अगर जस्टर ग्लैमेरुलर नेफ्रॉन होगा तो क्या होगा, उसकी साइज बड़ी होती है। जीएफआर जो होता है 150 ml पर मिनट होता है। एंजियोटेंसिन देखो बेटा, ये डिक्रीज नहीं होता है, ये इंक्रीज होता है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हमारा इनकरेक्ट पूछा ही है, तो ये ऑप्शन जाएगा हमारा 4। ठीक, स्टेसिन ट्यूब कनेक्ट्स ऑब्वियसली मिडिल ईयर से फेरिंग्स को कनेक्ट करता है। ये भी हमारी एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। यहाँ पे एक फिगर बना के दिया हुआ है। द फिगर गिवन हियर रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट कंडीशन ऑफ सार्कोमियर। सार्कोमियर होता क्या है, आइडेंटिफाई द कंडीशन और सेलेक्ट। देखिए अब सार्कोमियर क्या होता है, 2 सक्सेसिव जेड लाइन के बीच की दूरी को सार्कोमियर कहते हैं। ठीक, ये देखो, ये यहाँ पे देखो एच जोन भी है और ए बैंड भी है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका रिलैक्स स्टेट। अच्छा, बी क्या हो जाएगा, बी होगा कॉन्ट्रैक्टिंग या कॉन्ट्रैक्टेड, जो भी कह लो। और जब एच जोन डिसअपियर हो जाता है उसको हाईली कॉन्ट्रैक्टेड बोलते हैं ना। अच्छा, इसमें मैक्सिमम या हाईली कॉन्ट्रैक्टेड ना। इसमें क्या होगा बेटा, एच जोन जो होगा, एच जोन आपका डिसअपियर हो जाता है। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्टिंग या कॉन्ट्रैक्टेड एंड मैक्सिमम रिलैक्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। ये रिलैक्स। अच्छा बेटे, ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड के नीचे आएगा, तो ये गलती से यहाँ आ गया आपके। ठीक, तो ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड के नीचे होगा, ये भी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड के नीचे होगा, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया प्रिंटिंग मिस्टेक में। तो ये आपका ऑप्शन चला जाएगा जी, ये पहला रिलैक्स, दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड, ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड। इसको 4 लगाओ। ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्टेड एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ये 4 नहीं जाएगा बेटा, सॉरी। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्टिंग एंड मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड, ये जो है ये हमारा यहाँ पे आ गया है, जबकि ये यहाँ होना चाहिए। तो इसका आंसर जाएगा 2। ठीक, अब आगे बढ़ते, देखो एक्स2। इसमें बेटा याद रखो एक्स2 और इन2 क्या होता है, ऑफ साइड। एक्स2 का मतलब बेसिकली ऑफ साइड, मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, और इन2 का मतलब क्या होगा, इन2 का मतलब होगा ऑन साइड।
अब देखिए, जहाँ पे जो है उसको वहीं पे कंजर्व कर लिया, वो हमारा ऑन साइड हो गया, मतलब इन सिटू में जाएगा। जो जहाँ पे है उसको वहाँ पे कंजर्व नहीं करे बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशन नहीं है इन्वायरमेंट का या एनी अदर कोई और प्रॉब्लम है, तो उसको वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट करके कहीं और ले जाके उसके फेवरेबल कंडीशन में दे रहे हैं, तो ये हो गया ऑफ साइड। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जितने भी जूलॉजिकल पार्क आते हैं सब आ जाएंगे। इसमें ऑड पूछा है, मतलब इन सिटू पूछा है, ठीक। हाँ, जूलॉजिकल पार्क आ जाएंगे, मतलब जू आ जाएगा। उसके बाद से सीड बैंक भी आ जाएगा ऑब्वियसली। वाइल्ड लाइफ सफारी भी आ जाएगा। तो हमारा ऑड पूछा, मतलब इंस्टीट्यूट की बात किया है, तो नेशनल पार्क जो होगा हमारा वो इंस्टीट्यूट होता है। स्केट ग्रुप्स भी होंगे, वो भी इंस्टीट्यूट में आते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा थर्ड। एक मिनट, इसको जरा आप सॉरी हाँ, ये ऑफ साइड और ये ऑन साइड का एक बार आप वहीं पे लिख लीजिए। ये आप ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एक्स टू क्या होगा, ऑफ साइड होगा, और इन सिटू जो होगा ऑन साइड होगा। मतलब जो जहाँ पे है उसको वहीं पे हम कंजर्व कर रहे हैं, तो हमारा इन सिटू हो गया। और ऑफ साइड मतलब जो जहाँ पे है उसको कहीं और ले जाके फेवरेबल कंडीशन में हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, वो हमारा ऑफ साइड हो गया। इसको एक बार होप कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट सवाल देखते हैं 179। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्टीलर काउ was due to, स्टीलर सी काउस was due to, क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ प्रीडेटरी बर्ड, नहीं होगा। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड डिजीज इन अ प्रिजन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा स्टीलर सी काउ। इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हमारा जाएगा ओवर एक्सप्लॉइटेशन। इसके बाद से देखिए, ये फोटो बना के मैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये आपका रॉक मिनरल होगा, ठीक। ये वेदरिंग होगा, बी क्या होगा आपका, वेदरिंग होगा। ए क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा डेट्राइटिस, और सी जो होगा आपका वो लेटर फॉल। ये सेम एनसीईआरटी में आपके फोटो बना के दिया हुआ है, तो इसका आंसर जाएगा बी। ठीक, ऐसे भी सवाल आप तैयार करते चलिए स्टार्टिंग से ही। देखिए, ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी में जाता है ये सवाल, लेकिन वैसे है बहुत अच्छा मजेदार सवाल है। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर, ठीक है, विजन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए कलर ब्लाइंड क्या होता है, एक्स लिंक्ड डिजीज होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि अ कलर ब्लाइंड मैन, एक आदमी है जो कलर ब्लाइंड है, जो शादी करता है ऐसी फीमेल से जो नॉर्मल विजन है, ठीक। जब एक्स लिंक्ड है तो अगर फीमेल में एक्स लिंक होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों एक्स पे, अगर एक एक्स पे है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा हमारा कैरियर, ये फीमेल है। अच्छा, ये मेल और ये मेल, मतलब ये कह रहा है, देखो बेटा ये डॉटर है, ये डॉटर है, तो ये दोनों डॉटर इसकी क्या होंगे, कैरियर होंगे, कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंड। और जो सन है वो दोनों ही नॉर्मल विजन है ना, सन जो है वो दोनों नॉर्मल विजन है। मैं आपको ये कलर थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये हाँ,
ये आपका एक्स वाई, ये मेल है ये फीमेल है, यहाँ पे इनके क्रॉस हुआ, ये पहला क्रॉस है, ये कैरियर, ये दूसरा क्रॉस है, ये तीसरा क्रॉस है और ये चौथा क्रॉस है। ठीक, ये आप एज इट इज इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें देखिए, हाँ, जो नॉर्मल विजन है, आई मीन जो इसका सन है वो नॉर्मल विजन होगा। ओके, तो इसमें हमें पूछा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड। तो कितना परसेंट होगा बेटा? 0%। अनलेस की मदर कैरियर और फादर कलर ब्लाइंड ना हो, बच्चा जो सन है वो कलर ब्लाइंड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 0%। ये आप एज इट इज बना लीजिए, जिसको समझना हो समझ ले। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे आपको आगे, अभी पेपर सॉल्व करते रहेंगे। इसके बाद से हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज काजिंग रिसेसिव एलील would be 80%, what would be frequency of carrier individual of the population। देखिए, हार्डी-विनबर्ग पॉपुलेशन, हार्डी-विनबर्ग लॉ से हम जानते हैं, ये एवोल्यूशन में है। देखिए, हार्डी-विनबर्ग लॉ में हमारा दिया हुआ है p² प्लस q² प्लस 2pq। अगर इसको हम डोमिनेंट मान लें, ये रेसेसिव, और ये हमारा क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस या कैरियर इंडिविजुअल भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें हमें दिया हुआ है रेसेसिव एलील्स दिया हुआ है 80%, मतलब 0.8%। तो हमारा ये भी होता है p प्लस क्यू इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो बेटा, ये दिया हुआ है आपका 0.8%, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस p इक्वल टू 1 माइनस 0.8, तो p इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.2। हमको क्या निकालना है बेटा? हमको निकालना है कैरियर इंडिविजुअल ना। तो ये आपका आया 2 इंटू p इंटू क्यू, मतलब 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 8 जा 30, 0.32। ओ गॉड, ये है आपका 0.8%। जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.32, अब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 32%। ठीक, तो ये आप जरूर नोट कर लीजिए, ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है, p² प्लस c² प्लस 2pq। p प्लस q इक्वल टू होता है आपका 1, p प्लस क्यू इक्वल टू होता है आपका 1। p इक्वल टू हम निकालेंगे 1 माइनस q की वैल्यू दिया हुआ है 0.8, जो कि आपका आ जाएगा ये 0.2। ओ गॉड, 0.8, ये आ जाएगा आपका 0.2। अब हमने यहाँ पे हेटेरोजाइगस निकालिए 0. तो इसका आंसर आ जाएगा 32%। ये एक बार ये आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कैरियर न पूछ के इसमें डोमिनेंट पूछता तो हमारा ये 0.2 है, इसको स्क्वायर कर देते तो ये आ जाता। जैसा भी होता आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद से हमारा क्या 183 नंबर, F1 जनरेशन व्हेन रिजेंबल्स वन ऑफ द टू पेरेंट्स। इसमें क्या कह रहा है, दोनों पेरेंट्स में कोई एक कैरेक्टर अगर अपीयर हो रहा है, देखो दोनों पेरेंट्स में से कोई एक कैरेक्टर अपीयर होता है उसको डोमिनेंट कहते हैं। ठीक, ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में एप्लीकेबल है। अच्छा, इन बिटवीन टू पेरेंट्स तो क्या हो जाएगा बेटा, इन बिटवीन अगर टू पेरेंट्स है तो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। अच्छा, और अगर दोनों ही अपीयर हो रहे तो को डोमिनेंस, जैसे कि इसका ब्लड हो जाएगा, इसका हमने एग्जांपल पढ़ा, तो ये हमारा जाएगा ए कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दोनों क्या है, ये है डोमिनेंट्स। क्यों, इसमें से दोनों में एक ही कैरेक्टर अपीयर हुआ है सेम ऐसे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे जाते हैं।
सर्वो एंजाइम हेल्प टू पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए एट अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ये देखो यहाँ पे डीएनए नहीं होगा, ये होता है आरएनए के लिए सर्वो एंजाइम हेल्प करता है, ठीक है। लैगिंग और लैगिंग आपको बहुत अच्छे से बना के दिया है फोर्थ में। इन प्रोकैरियोट कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइड ऑफ कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर हमारा जाएगा, इसका आंसर जाएगा 4। इसके बाद से नेक्स्ट, गिवन बिलो द पेडिग्री सिकल सेल एनीमिया इन अ फैमिली। सिकल सेल एनीमिया भी क्या होता है बेटा, एक्स लिंक्ड डिजीज होता है, तो इसमें होगा कांट डिटरमाइन, क्योंकि नॉर्मल सिकल सेल बोथ से अच्छा कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ये कॉलम 2 है आपका। एक्सॉन इंट्रॉन आरएनए विद इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। अच्छा, स्प्लाइसिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग करते हैं। अच्छा, एक्सॉन क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है, और उसको इंटरप्ट कौन करता है, इंट्रॉन। तो हमारा एक्सॉन क्या हो जाएगा बेटा, कोडिंग सीक्वेंस, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को इंट्रॉन बोलते हैं, और ये हो जाएगा हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। ये इसका ऑप्शन क्या जाएगा, 4 का 1। अनफॉर्चुनेटली चारों में 4 का ए दिया हुआ है, एक्सॉन इज 1 का बी, 1 का बी, तो आई थिंक इसका ये जाएगा, ठीक, स्प्लाइसिंग, ठीक। ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। 186 हो गया, 187। इन बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो बहुत ही इजी सवाल है, 28 एसआरएनए होगा इसका। हाँ, व्हाट इज द डोमिनेंट नेसेसरीज बोथ कैरेक्टर ऑफ प्लांट F2 जनरेशन इन डायहाइब्रिड। इसमें भी हमें पता है 9:1 फिगर बना के दिया हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ वीट। वीट की वैरायटी पूछा है, सोनालिका एटलस 66 पूछा सोना। देखिए इसको छोड़ के बाकी सब जो होंगे वो हमें वीट की वैरायटी है 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये। मूंग मीन वैरायटी विच इज द रेजिस्टेंस ऑफ येलो मोज़ेक वायरस डेवलप विच इज द मेथड। प्लांट इंट्रोडक्शन नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, डोमेस्टिकेशन नहीं होगा, म्यूटेशन ब्रीडिंग होगी, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। पॉलिनेटिक एजेंट आर रिक्वायर्ड। देखो बेटे इसमें थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी होता क्या है बेसिकली। देखो ये आपका क्या है, ये आपका है ऑटोगैमी, ठीक। एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होता है तो ये आपका होता है जिटेनोगैमी। और दो अलग अलग फ्लावर हैं, आई मीन दो अलग अलग प्लांट हैं, उनके दो अलग अलग फ्लावर हैं, इसमें पॉलिनेशन होता है, इसको बोलते हैं जीनोगैमी, ठीक। जेनेटिकली ये दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक। जेनेटिकली ये दोनों क्या होते हैं बेटा, ये सिमिलर होते हैं। तो हमें इसमें पूछा है पॉलिनेटिंग एजेंट किस में जरूरत पड़ेगी। ये ऑटोगैमी है, सेम प्लांट सेम ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, इन दोनों में अलग अलग हो रहा है, तो पॉलिनेशन की भी जरूरत हमें इसी में पड़ेगी, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा थर्ड, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी, ओके। हाँ, एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एंड मिमिक। देखो एपोमिक्सिस जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये मिमिक करता है, बिहेव ऐसा करता है जैसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक। एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बिहेव इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद से क्या है, हाँ, विच ऑफ द नॉट है, ये NOT है, नॉट, ये बेटा आपका है नॉट, ये अलग अलग हो गया थोड़ा सा, ये आपका नॉट है, ये आपका नॉट है, ठीक।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। अच्छा, ये तो होता है प्रॉपर एंकर ऑफ द प्लांट इन द सॉइल, होता है स्टोरिंग द रिजर्व फूड मटेरियल, होता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये नहीं होता फूड एंड वाटर, फूड नहीं होता है, वाटर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, फूड का नहीं होता। फूड को लीफ बनाती है थ्रू द सिंथेसिस, ठीक है ना। तो इसका आंसर जाएगा हमारा 4। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसिस ऑफ, देखो लिपिड, अगर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो इसको हम लोग याद करते हैं आरबी से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ये हो गया आपका प्रोटीन। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है। तो ये हमारा गया 2। 195 which cross will not produce homozygous and heterozygous progeny in equal proportion। होमोजाइगस और हेटरोजाइगस को इक्वल प्रोपोर्शन में, किस में नहीं है एक्चुअली, ये पूछा होगा। तो हम पहले यहाँ पे बना के आपको दिखाते हैं। ये हमारा दिया हुआ है, देखो बेटा, जब इसका क्रॉस कराएंगे तो ये हो गया हमारा ये ए, ये होमोजाइगस होगा, ये भी आपका होमोजाइगस हुआ, सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। जब इसको क्रॉस कराएंगे तो ये हमारा पहला है, ये है कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए और स्मॉल ए। देखो इसको करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, ये है आपका होमोजाइगस, ये आपका है हेटरोजाइगस, ये भी आपका हेटरोजाइगस और ये आपका होमोजाइगस। तो हमारा ये इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक। इसके बाद से हम इसका दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ, ये दिया है होमोजाइगस, ये दोनों होमोजाइगस दिया है। तो इसमें सभी जो है वो हेटरोजाइगस आएंगे। कैपिटल स्मॉल एंड कैपिटल स्मॉल। इसमें क्या होगा, इसमें है हेटरोजाइगस 4 और होमोजाइगस 0। इसमें क्या है, इसमें 1:1 का है रेशियो, 2 होमोजाइगस है 2 हेटरोजाइगस है, ठीक। अब इसके बाद से हम थर्ड का चेक करते हैं। तो ये हमारा थर्ड रहा, ये लाइट इसमें होमोजाइगस और हेटरोजाइगस का क्रॉस है। तो ये आपका बेटा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखो बेटे इसमें भी सेम ही है, ये 2 आपके हेटरोजाइगस हैं और ये 2 आपके होमोजाइगस हैं, ठीक। तो इसमें भी इक्वल प्रोपोर्शन है 1:1 का। अब हम ये लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये क्या है, ये है आपका कैपिटल ए और ये स्मॉल ए स्मॉल। देखो ये जाएगा तो ये आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। देखो इसमें भी सेम रेशियो है, ये 2 क्या है होमोजाइगस और ये 2 है हेटरोजाइगस, ठीक। इसमें इक्वल प्रोपोर्शन में पूछा है, तो ये जो है आपका यही होगा कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। इसका आंसर होगा 2, बट सोल्यूशन में गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 1 आ गया। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। जो कॉपी आपकी चेक होगी वो ऑप्शन 2 से चेक होगी, ओके। इसके बाद से नेक्स्ट सवाल, टेक्सोनॉमी की आर। देखिए ये क्या होता है, कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज नहीं होगा। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर जनरली पेयर ऑफ कपलेट कहते हैं, लीड नहीं होता है ये क्या होता है बेटा, कपलेट होता है, ठीक। सिंगल की यूज तो डेमोटिक ये नहीं होगा। जनरली एनालिटिकल इन नेचर, तो इसका आंसर जाएगा 196 का 4। यूकैरियोट आरएनए अच्छा पॉलीमरेज 3rd। बेटा देखो पॉलीमरेज 1 क्या होता है, पॉलीमरेज 1 क्या होता है, पॉलीमरेज 1 को आप देखेंगे तो 28
28s RNA, 18s RNA और 5.8s RNA ना, ठीक। अच्छा, पॉलीमरेज सेकेंड क्या होगा? हेट्रोन्यूक्लियर RNA, जिसको snRNA भी बोलते हैं, ठीक। और थर्ड क्या हो जाएगा? tRNA, 5s RNA एंड snRNA। तो इसमें हेट्रोन्यूक्लियर तो नहीं होगा क्योंकि सेकेंड होता है, मैंने साफ साफ लिख दिया है। तो यहाँ से गया 1 होता है, ये भी गया, और mRNA नहीं होता है, तो हमारा आंसर जाता है इसका 197 का 4। इसके बाद से क्या है? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मेनी जूप्लैंक्टन स्पीसीज एंटर अ स्टेज ऑफ द सस्पेंडेड डेवलपमेंट। अच्छा, ये होता है डायापॉज में, ठीक। डोर्मेंसी नहीं होगा, हाइबरनेशन नहीं होगा। हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर स्लीप जिसको बोलते हैं ना, HW, जो विंटर भी इनएक्टिवेट हो जाता है। एस्टिवेशन क्या होता है? समर स्लीप, इसको याद रखो। हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर स्लीप। पेपर इसीलिए तैयार करना, पेपर लगाना बहुत जरूरी है। ऐसी चीजें देखो तुरंत तैयार हो जाएंगी, नेक्स्ट पेपर में आएगा तो कभी गलत नहीं होंगी। समर स्लीप, तो ये होगा डायापॉज। इसके बाद से क्या है? ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोफाइट। तो ये हो जाएगा रूटेड समर, ठीक, फ्री फ्लोटिंग वगैरह ये। इसके बाद से क्या है? हाँ, एक्वाटिक इकोसिस्टम। देखो बेटे, पॉन्ड, फॉरेस्ट, लेक्स, फॉरेस्ट को छोड़ के सब क्या होंगे? एक्वाटिक ही इकोसिस्टम होंगे। इसमें कुछ मैनमेड भी हैं, कुछ वो भी हैं। तो हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक। तो इसका आंसर क्या? 5। देखिए, ऐसे हमारे 200 सवाल कंप्लीट हो गए। होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। अब जैसा भी होता है आगे आप पेपर सॉल्व करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।